A very good morning to all my dear students. Let's start the today's class with our chapter Reaching the Age of Adolescence. ओके इस चैप्टर में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं आज के लेक्चर में रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग्स। हार्मोन्स का क्या रोल होता है इंसेक्ट्स और फ्रॉग की लाइफ हिस्ट्री को कंप्लीट करने के लिए। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले हमने लास्ट लेक्चर में जो चीज़ें पढ़ी थी उनको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ओके तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि हाउ इज़ द सेक्स ऑफ द बेबी डिटरमाइंड। जो बच्चा पैदा होता है या पेट में आता है उसका सेक्स कैसे डिटरमाइन किया जा सकता है। ये कैसे पता किया जा सकता है कि जो बच्चा पेट में है माँ के वो मेल है या फीमेल है। ओके तो ये कैसे डिटरमाइन होता है। ओके तो ये मैं आपको आज के लेक्चर में जो हमने पहले पढ़ा था आज के लेक्चर में उसका रिवीजन करवाऊंगा। ओके तो बच्चों हम शुरुआत करते हैं सेल से। हमारी बॉडी सेल से मिलकर बनी है। जैसे एक दीवार ईंटों से बनती है वैसे ही हमारी बॉडी किससे मिलकर बनी है, सेल से मिलकर बनी। ठीक है तो ये जो सेल्स हैं हमारी बॉडी के दो तरह के होते हैं। एक जो हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में पाए जाते हैं जिनको बोलते हैं जर्म सेल्स, और दूसरे हमारी बॉडी के सारे सेल्स जिनको बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। ठीक है बॉडी में दो तरह के सेल्स होते हैं, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। ठीक है तो सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी में हर जगह पाए जाते हैं एक्सेप्ट आवर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। हमारे जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके अलावा हमारी बॉडी में सारे सेल्स क्या हैं, सोमैटिक सेल्स हैं। हमारी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में जो सेल्स पाए जाते हैं वो कहलाते हैं जर्म सेल्स। ठीक है तो हमारी बॉडी दो तरह के सेल्स से मिलकर बनी है, सोमैटिक सेल्स और जर्म सेल्स। जर्म सेल्स का काम क्या होता है, जर्म सेल्स का काम होता है जब भी रिप्रोडक्शन होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है तो जर्म सेल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। जर्म सेल्स दो तरह के होते हैं, स्पर्म और ओवम। ठीक है मेल्स में स्पर्म पाए जाते हैं, फीमेल में ओवम पाए जाते हैं। हर स्पर्म और हर ओवम में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। हर स्पर्म और हर ओवम में 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम के। ठीक है 23 पेयर होंगे स्पर्म में क्रोमोसोम के और 23 पेयर होंगे ओवम में। ठीक है क्योंकि स्पर्म और ओवम भी सेल हैं तो इन सेल्स के न्यूक्लियस में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ठीक है ओवम के न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाएंगे और स्पर्म के न्यूक्लियस में 23 पेयर क्रोमोसोम पाए जाएंगे। हम बोलते हैं 1 पेयर ऑफ शूज़। 1 पेयर ऑफ शूज़ का मतलब 2 जूते। तो उसी तरह 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है एक पेयर मतलब 2 होता है। ठीक है 2 यूनिट होता है तो इसका मतलब 23 पेयर कितना होगा, 46 यूनिट होगा। ठीक है अब स्पर्म से जब जाइगोट बनता है तो जाइगोट कैसे बनता है आप लोगों को पता है, जब स्पर्म और ओवम साथ में मिलते हैं या स्पर्म जब ओवम को फ्यूज़ कर देता है तो जाइगोट बन जाता है। ठीक है अब जो जाइगोट बना उसमें स्पर्म के 23 क्रोमोसोम ही आएंगे, 46 नहीं, सिर्फ 23। और ओवम के भी 23 क्रोमोसोम आएंगे, 23 स्पर्म के 23 ओवम के। ठीक है अब इन 23 में से 22 जो हैं वो ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 1 कहलाता है सेक्स क्रोमोसोम। स्पर्म में भी 23 में से 22 ऑटोसोम्स कहलाते हैं और 1 क्या कहलाता है, सेक्स क्रोमोसोम। ठीक है तो 23 क्रोमोसोम ऑटोसोम है स्पर्म में भी और ओवम में भी, और 1 सेक्स क्रोमोसोम है स्पर्म में भी और ओवम में भी। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है अब स्पर्म में 2 सेक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं, एक्स या वाई। तो हर एक स्पर्म में या एक्स पाया जाएगा या वाई पाया जाएगा। ठीक है जो सेक्स क्रोमोसोम है वो या एक्स होगा या वाई होगा स्पर्म के केस में। ओवम में दोनों एक्स होते हैं। ठीक है तो 50-50% चांस रहता है कि किसी भी स्पर्म में एक्स भी मिल सकता है और वाई भी मिल सकता है। सपोज एक्स क्रोमोसोम वाले स्पर्म ने ओवम को फ्यूज़ किया और जाइगोट बनाया तो जो बेबी डेवलप होगा वो होगी फीमेल। क्यों, क्योंकि एक्स आया है फादर से और एक्स मदर के पास ऑलरेडी रहता है। तो एक्स और एक्स जब भी मिलते हैं तो बनती है फीमेल।
ठीक है, बनता है फीमेल चाइल्ड। ठीक है, जो चाइल्ड पैदा होगा वो फीमेल होगी। सपोज किसी स्पर्म में एक्स की जगह वाई क्रोमोसोम आ गया, ठीक है, क्योंकि स्पर्म में तो दोनों तरह के क्रोमोसोम होते हैं, किसी स्पर्म में एक्स होता है, किसी स्पर्म में वाई होता है। 50-50% चांस होते हैं कि एक्स वाला स्पर्म आके ओवम को फ्यूज़ कर सकता है, 50% चांस ये होता है कि वाई वाला स्पर्म आके ओवम को फ्यूज़ कर सकता है। ठीक है, अब अगर वाई वाले स्पर्म ने आकर ओवम को फ्यूज़ किया तो जो जाइगोट बनेगा, उस जाइगोट से जो भी बेबी पैदा होगा, उस बेबी का जो सेक्स होगा वो होगा मेल। वो कैसा बेबी होगा? मेल बेबी होगा। ओके, तो ये होता है सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस। ठीक है, कुल मिलाकर आपको वन वे एक लाइन में अगर मैं बताऊं तो फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेल एंड फीमेल ऑफ अ चाइल्ड। ओके, फादर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ चाइल्ड टू बी मेल एंड फीमेल। एक बच्चे को पैदा करने के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है, एक बच्चे का सेक्स डिटरमाइन करने के लिए फादर रिस्पॉन्सिबल होता है। मदर का कोई रोल नहीं होता, क्योंकि मदर के पास दोनों सेक्स क्रोमोसोम एक्स होते हैं। फादर के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। अगर वाई क्रोमोसोम वाला स्पर्म जो है वो फ्यूज़ करता है ओवम से तो बॉय पैदा होगा, और अगर एक्स क्रोमोसोम वाला स्पर्म फ्यूज़ करता है ओवम से तो जो बेबी होगा वो फीमेल होगी या गर्ल होगी। ठीक है, तो बॉय यानी मेल जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है सेक्स डिटरमाइन करने के लिए कि जो बेबी पैदा होगा वो मेल होगा या फीमेल होगा। ओके, तो चलिए आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं हम हमारे टॉपिक से, जो है रोल ऑफ हार्मोन्स इन कंप्लीटिंग द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंसेक्ट्स एंड फ्रॉग। तो इसमें हार्मोन्स का क्या रोल होता है कीड़ों की लाइफ साइकिल और फ्रॉग्स वगैरह की लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने में, ये हम इस लेक्चर में समझेंगे। यू हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट द लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। आपने पिछले चैप्टर्स में सिल्क मॉथ की लाइफ हिस्ट्री के बारे में पढ़ा है आपने। ओके, कैसे सिल्क वॉर्म अंडे देता है, सिल्क मॉथ अंडे देती है, फीमेल सिल्क मॉथ पत्तियों में। उन अंडों से सिल्क वॉर्म निकलते हैं, छोटे छोटे कैटरपिलर निकलते हैं। वो कैटरपिलर पत्तियों को खा खा करके बड़े मोटे होते जाते हैं। ठीक है, अब वो एक बार मोटे हो जाते हैं तो अपने आप को पत्ती से चिपका लेते हैं और अपने चारों तरफ धागे जैसी चीज़ लपेट लेते हैं। वही धागे जैसी चीज़ होती है सिल्क। जब उसी सिल्क वाले सिल्क वॉर्म को, जिसने अपने चारों तरफ सिल्क को लपेट लिया है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोकून। उस कोकून को जब हम गर्म पानी में डालते हैं तो वो सारे धागे खुल जाते हैं और हमें सिल्क मिल जाता है। तो इस तरह से सेरीकल्चर किया जाता है। और अगर जंगल में सपोज़ कोई आ नहीं रहा है, सिल्क वॉर्म पाले नहीं जा रहे हैं, तो वो जो कोकून बन गया है, उस कोकून को तोड़ करके मॉथ निकल करके उड़ जाता है। ठीक है, तो ये होता है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। फ्रॉक्स की लाइफ साइकिल में क्या होता है, जो मेंढक होते हैं वो पानी में अंडे दे देती है फीमेल। मेल आके उन अंडों को फर्टिलाइज़ कर देता है। थोड़े दिन बाद उन अंडों से टैडपोल निकल आते हैं, मछलियों जैसे छोटे छोटे टैडपोल निकल आते हैं जिनकी पूँछ होती है। वो टैडपोल बड़े होते हैं, बड़े होकर के एक स्टेज ऐसी आती है कि उनकी पूँछ गायब होती जाती है और उनके हाथ पैर निकलने लगते हैं। जब पूरी तरह से पूँछ गायब हो जाती है और हाथ पैर निकल जाते हैं तो वो फ्रॉग पानी को छोड़ करके लैंड में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये लाइफ हिस्ट्री ऑफ फ्रॉग हो गया। ठीक है, you have already learned about the life history of silk moth and the frog. The caterpillar has to pass through various stages to become an adult moth. एक कैटरपिलर को बहुत सारी स्टेजेस से गुजरना पड़ता है, ठीक है, एक एडल्ट मॉथ बनने के लिए। ठीक है, रिकॉल फ्रॉम क्लास 7th द स्टेजेस ऑफ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। क्लास 7th से रिकॉल करिए लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ के बारे में। सिमिलरली द टैडपोल पासेस थ्रू सर्टेन स्टेजेस टू बिकम अ फ्रॉग। जो टैडपोल है वो बहुत सारी ऐसी स्टेजेस से गुजरता है मेंढक बनने के लिए। दिस चेंज फ्रॉम लार्वा टू एडल्ट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। ये जो चेंज है जिसमें लार्वा से एडल्ट बनाया जाता है उसको मेटामॉर्फोसिस बोलते हैं। ठीक है, मेटामॉर्फोसिस इन इंसेक्ट्स इज कंट्रोल्ड बाय इंसेक्ट हार्मोन्स। इंसेक्ट्स में जो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस है उसको इंसेक्ट हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। फ्रॉग्स में थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा
ये मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस कंट्रोल किया जाता है। इंसेक्ट्स में इंसेक्ट हार्मोन्स द्वारा, फ्रॉग्स में थायरॉक्सिन हार्मोन द्वारा मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस को कंट्रोल किया जाता है। मेटामॉर्फोसिस क्या होता है? लार्वा से एडल्ट में कन्वर्ट होने का प्रोसेस होता है मेटामॉर्फोसिस, ठीक है। और जो थायरॉक्सिन हार्मोन है ये मेंढक के थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस किया जाता है। थायराइड ग्लैंड मेंढक के गले में होता है, ठीक है। थायरॉक्सिन प्रोडक्शन रिक्वायर्स द प्रेजेंस ऑफ आयोडीन इन वाटर। अब थायरॉक्सिन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है कि उसको सबसे पहले प्रेजेंट होना पड़ता है कहाँ? वाटर में, ओके। थायरॉक्सिन हार्मोन कब प्रोड्यूस होता है? जब पानी में, जिस पानी में मेंढक रहते हैं उस पानी में आयोडीन मौजूद हो। आयोडीन अगर नहीं मौजूद होगा तो थायरॉक्सिन नहीं प्रोड्यूस होगा। इफ़ द वाटर इन विच द टैडपोल्स आर ग्रोइंग डज नॉट कंटेन सफिशिएंट आयोडीन, जिस पानी में मेंढक के अंडे पड़े हुए हैं उसमें अगर आयोडीन नहीं है तो टैडपोल जो हैं वो मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और एडल्ट नहीं बन पाएंगे, ओके। इफ़ पीपल डू नॉट हैव इनफ आयोडीन इन देयर डाइट दे विल गेट गोइटर कॉज्ड बाय द लैक ऑफ थायरॉक्सिन। तो अगर लोग अपने खाने में आयोडीन नहीं खाएंगे, नमक जो हम नमक खाते हैं उसमें आयोडीन होता है, अगर हम आयोडीन नहीं लेंगे तो हमें थायराइड ग्लैंड की डिजीज़ हो सकती है जिसको बोलते हैं गोइटर, ओके, जिसमें थायराइड ग्लैंड बढ़ जाता है, ठीक है। अब हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में बात करते हैं। द फिजिकल एंड मेंटल वेल बीइंग ऑफ एन इंडिविजुअल इज रिगार्डेड एज इंडिविजुअल्स हेल्थ। अगर कोई इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी है तब वो कहलाता है हेल्दी, ओके। अदरवाइज़ इन तीनों में से अगर कोई भी एक फैक्टर कमज़ोर है तो वो इंसान हेल्दी नहीं कहलाएगा। जैसे अगर कोई इंसान दिमागी रूप से हेल्दी है, मेंटली वो हेल्दी है, शरीर से भी हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उसके आसपास की सोसाइटी में बहुत ज़्यादा गंदगी रहती है, बहुत ज़्यादा मक्खियाँ हैं, बहुत ज़्यादा गंदगी है, ओके, लोग बहुत गंदगी से रहते हैं, तो उसको बीमारियाँ हो जाएंगी, तो वो हेल्दी नहीं रह पाएगा। दूसरा, अगर कोई इंसान की सोसाइटी जहाँ पर वो रह रहा है वहाँ पर साफ़ सफाई है, वो इंसान दिमागी रूप से भी स्वस्थ है, मेंटली स्वस्थ है, लेकिन उसके बॉडी में कोई ऐसी डिजीज़ हो गई तो भी वो हेल्दी नहीं कहलाएगा। तीसरा, अगर कोई इंसान की बॉडी हेल्दी है, एकदम फिट है और उसके आसपास की सराउंडिंग भी साफ़ सुथरी है, कोई गंदगी नहीं है, बट वो उसको दिमागी रूप से प्रॉब्लम है, ही इज़ मेंटली इल, तो वो इंसान हेल्दी नहीं कहलाएगा, ठीक है। एक पागल को आप हेल्दी नहीं बोल सकते क्योंकि वो दिमागी रूप से कमज़ोर है, ओके। तो हेल्थ 3 चीज़ों पर डिपेंड करती है, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ, ठीक है। टू कीप द बॉडी हेल्दी एवरी ह्यूमन बीइंग एट एनी एज नीड्स टू हैव बैलेंस डाइट। आपकी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हर इंसान को हर उम्र में बैलेंस डाइट लेना चाहिए। द पर्सन मस्ट ऑल्सो ऑब्जर्व पर्सनल हाइजीन। एक इंसान जो है उसको पर्सनल हाइजीन का ध्यान भी देना चाहिए एंड अंडरटेक एडिक्वेट फिजिकल एक्सरसाइज, और एक इंसान को प्रॉपर फिजिकल एक्सरसाइज भी करनी चाहिए। ड्यूरिंग एडोलेसेंस हाउएवर दीज बिकम इवन मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग। एडोलेसेंस के टाइम पे, एडोलेसेंस मतलब क्या होता है, जो 12, 13, 14 से लेकर 19 तक का जो पीरियड होता है जिसमें रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आती है वो कहलाता है एडोलेसेंस, ये आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो हाउएवर दीज बिकम मोर एसेंशियल एज द बॉडी इज़ ग्रोइंग। बॉडी की ग्रोथ के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, प्रॉपर डाइट लेना, ओके। एडोलेसेंस इज़ द स्टेज ऑफ रैपिड ग्रोथ। एडोलेसेंस ऐसी स्टेज है जिसमें इंसान की ग्रोथ जो है वो बहुत रैपिडली होती है, हाइट एकदम से बढ़ती है। आप लोग अभी एडोलेसेंट स्टेज में हैं, आप लोग देखेंगे आपकी हाइट बढ़ेगी, आपके अपर लिप के ऊपर मूछें आने लगेंगी, दाढ़ी आने लगेगी, आपके चेस्ट, आर्मपिट्स वगैरह, प्यूबिक एरिया में हेयर आने लगेंगे, ओके। हेंस द डाइट फॉर एन एडोलेसेंट हैज़ टू बी केयरफुली प्लान्ड। एक एडोलेसेंट के लिए जो डाइट है वो केयरफुली प्लान की जानी चाहिए। यू हैव ऑलरेडी लर्नड व्हाट अ बैलेंस डाइट इज़। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि बैलेंस डाइट क्या होती है। रिकॉल दैट अ बैलेंस डाइट मीन्स दैट द मील्स इंक्लूड प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स एंड विटामिन्स इन रिक्विजिट प्रोपोर्शंस। बैलेंस डाइट में क्या होता है, ऐसी मील ली जाती हैं
जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन्स और मिनरल्स जो हैं वो प्रॉपर प्रोपोर्शन में हों। हमारी जो इंडियन मील है जिसमें रोटी या राइस, दाल, वेजिटेबल, एक बैलेंस्ड मील कहलाती है। मिल्क इज़ अ बैलेंस्ड फूड इन इटसेल्फ। मिल्क जो है वो खुद में एक बैलेंस्ड फूड है। ओके, फ्रूट्स ऑल्सो प्रोवाइड नरिशमेंट। फ्रूट से भी हमको नरिशमेंट मिलता है। फॉर इन्फेंट्स मदर्स मिल्क प्रोवाइड ऑल द नरिशमेंट दैट दे ऑल नीड। जो अभी अभी बच्चे पैदा हुए हैं तो माँ का दूध उनके लिए सबसे अच्छा रहता है। ओके, उसमें सारे तरह के उनको न्यूट्रिशन मिल जाते हैं, सारे तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं। ठीक है, आयरन क्या करता है हमारे शरीर में? आयरन हमारा खून बनाने का काम करता है। हमें आयरन से युक्त वेजिटेबल्स खानी चाहिए, जैसे हरी सब्जियां जिनको बोलते हैं। ठीक है, गुड़ खाना चाहिए, मीट खाना चाहिए। ओके, सिट्रस मीट तो आपके ऊपर है, अगर आप वेजिटेरियन हैं तो नहीं खाएं, मीट का भी ऑल्टरनेटिव होता है। ओके, जैगरी यानी गुड़ खाना चाहिए। सिट्रस फ्रूट यानी विटामिन सी से रिच खट्टे फल खाने चाहिए। आंवला खाना चाहिए। ठीक है, ये सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है एडोलेसेंट्स के लिए। चेक आइटम्स फॉर लंच एंड डिनर इन योर मील। आप अपने लंच और डिनर में क्या क्या आइटम लेते हो? इज़ द मील बैलेंस्ड एंड न्यूट्रिशियस? क्या जो मील आप ले रहे हो वो बैलेंस्ड और न्यूट्रिशियस है? डज इट इंक्लूड सीरियल्स? क्या इसमें सीरियल्स आते हैं, अनाज आते हैं? विच गिव्स एनर्जी एंड मिल्क? क्या मिल्क आता है? क्या मीट आता है? क्या नट्स और पल्सेस आते हैं? क्या दाल आती है? ओके, जो प्रोटीन्स को प्रोवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए। ऑल्सो डज इट इंक्लूड फैट्स एंड शुगर? क्या इसमें फैट्स और शुगर है जो हमें एनर्जी देता है? वॉट अबाउट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स? फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के बारे में क्या बोलेंगे, जो कि प्रोटेक्टिव फूड होते हैं? चिप्स एंड पैक्ड और टिन्ड स्नैक्स, दो वेरी टेस्टी। जो चिप्स होते हैं या जो पैक्ड स्नैक्स होते हैं, ठीक है, वो भले ही टेस्टी हों लेकिन ये हमारे खाने की न्यूट्रिशियस वैल्यू को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे। इनमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कितनी सारी चीज़ें बनी हुई हैं। मीट बना हुआ है, वेजिटेबल्स बनी हुई हैं अलग अलग, उसमें से भी हरी सब्जियां आपको खाना चाहिए। अगर आप अभी से हरी सब्जियां नहीं खाना चालू करोगे तो आपका शरीर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा, आपकी स्किन जो है वो डार्क हो जाएगी। ओके, आपकी बॉडी वीक हो जाएगी, आपके बॉडी में ग्लो नहीं रह जाएगा। ओके, तो जो हरी सब्जियां हैं वो प्रोटीन बनाने का काम करती हैं। प्रोटीन से क्या होता है, हमारी बॉडी में एनर्जी आती है, हमारे मसल्स डेवलप होते हैं। ठीक है, अब चलिए एक्टिविटी 10.4 की बात करते हैं। मेक अ ग्रुप विथ योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ एक ग्रुप बनाएं। राइट डाउन द आइटम्स ऑफ फूड इन योर ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर। आप ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में क्या क्या चीज़ें खाते हैं उसका एक लिस्ट बनाएं। आइडेंटिफाई द आइटम्स रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर ग्रोथ। प्रॉपर ग्रोथ के लिए जो आइटम्स रिस्पॉन्सिबल हैं उनको आइडेंटिफाई करिए। ऑल्सो आइडेंटिफाई द जंक फूड। जंक फूड को भी आइडेंटिफाई करिए जो आप कंज्यूम करते हैं। ओके, एक्टिविटी 10.5, गेट आइडियाज़ फ्रॉम द पिक्चर गिवन इन फिगर 10.6। 10.6 में जो पिक्चर दी हुई हैं उनसे आइडिया लीजिए। प्रिपेयर चार्ट्स और पोस्टर्स एंड पेस्ट देम इन द क्लास सो दैट यू आर अवेयर ऑफ द डाइट फॉर एडोलेसेंट्स। चार्ट्स और पोस्टर्स प्रिपेयर करिए, ठीक है, ताकि आप डाइट से अवेयर रहें, एडोलेसेंट्स की जो डाइट है। यू मे यूज़ योर क्रिएटिव आइडियाज़ एंड प्रेजेंट इट लाइक एन एडवर्टाइजमेंट। आप अपने क्रिएटिव आइडियाज़ का यूज़ कर सकते हैं और उसको एक एडवर्टाइजमेंट की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। यू मे इवन ऑर्गेनाइज अ कॉम्पिटिशन ऑन दिस टॉपिक। आप कॉम्पिटिशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं इस टॉपिक के लिए। ठीक है, अब पर्सनल हाइजीन की बात करते हैं। एवरीवन शुड हैव अ बाथ एटलीस्ट वंस एवरी डे। दिन में एक बार तो हमें नहाना ही चाहिए। It is more necessary for teenagers because the increased activity of sweat glands sometimes make the body smelly. टीनेजर्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि जो स्वेट ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, जो पसीना निकलता है हमारे स्वेट ग्लैंड से, वो बहुत ज़्यादा निकलता है। ओके, तो हमारी बॉडी स्मेल कर सकती है, इसलिए हमें तो जो टीनेज लाइफ वाले लोग होते हैं यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 साल तक की उम्र के जो बच्चे होते हैं उनको तो नहाना ही चाहिए क्योंकि उनकी बॉडी में स्वेट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है और स्मेल भी ज़्यादा आती है उनकी बॉडी से। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी शुड बी वॉश्ड एंड क्लीन्ड एवरी डे।
बॉडी के हर एक पार्ट को अच्छे से वॉश करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए हर दिन। क्लीनलीनेस इज़ नॉट मेंटेन्ड, देयर आर चांसेस ऑफ कैचिंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन। क्लीनलीनेस जो है उसको मेंटेन किया जाना चाहिए और बैक्टीरियल इन्फेक्शन के चांस होने चाहिए। गर्ल्स शुड टेक स्पेशल केयर ऑफ क्लीनलीनेस ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल फ्लो। जब उनके मेंस्ट्रुअल फ्लो हो रहा हो, ओके, तब लड़कियों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए अपनी साफ़ सफाई का, अदरवाइज इन्फेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, दे शुड कीप ट्रैक ऑफ देयर मेंस्ट्रुअल साइकिल। उनको अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का एक रिकॉर्ड रखना चाहिए। ठीक है, एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर द ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन के लिए प्रिपेयर्ड भी होना चाहिए उनको। यूज़ सैनिटरी नैपकिन और क्लीन होममेड पैड्स। सैनिटरी नैपकिन का यूज़ करना चाहिए या घर पे बनाए हुए जो पैड्स होते हैं साफ़ सुथरे, उनका यूज़ करना चाहिए। उनको हर 4 से 5 घंटे में पैड चेंज करना चाहिए। ओके, कुल मिलाकर के जब उनके पीरियड्स का टाइम होता है तो उनको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए अपनी साफ़ सफाई का। ठीक है, और साथ में पैड्स का यूज़ करना चाहिए। ओके, और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है क्योंकि हर लड़की को उससे फेस करना पड़ता है। एक टैबू बना के रखते हैं लोग, एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करके रखते हैं। ओके, बट ये हर लड़की के साथ होता है, हमारी मदर है, हमारी सिस्टर है, सबके साथ होता है। ओके, तो ये इसमें कोई भी नेगेटिव वाली बात नहीं है। ओके, या कोई भी नेगेटिविटी वाली बात नहीं है। ओके, तो हमें इसे बहुत मैच्योरिटी से, बहुत समझदारी से हैंडल करना चाहिए इन चीज़ों को। ओके, तो चलिए फिज़िकल एक्सरसाइज की बात करते हैं। वॉकिंग एंड प्लेइंग इन द फ्रेश एयर, खुली हवा में सांस लेना, दौड़ना, खेलना हमारी बॉडी को फिट और हेल्दी रखता है। ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स शुड टेक वॉक्स, एक्सरसाइज एंड प्ले आउटडोर गेम्स। सारे जवान लड़के और लड़कियों को टहलना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए और आउटडोर गेम्स खेलने चाहिए। ओके, अब कुछ मिथ्स, टैबूज़ और डूज़ और डोंट्स की बात करते हैं। ठीक है, मिथ्स मतलब क्या होता है? दंत कथाएँ, जो फालतू की कहानियाँ, कथाएँ। टैबूज़ मतलब जैसे अगर मैं बोलूँ कि हमारे समाज में ही होता है कि आपको लड़कों को बोला जाता, लड़कियों को बोला जाता है कि लड़कों से ज़्यादा बात नहीं करनी है। तो ये सारे जो टैबूज़ हैं, मतलब ये सारी जो फालतू की बातें हैं, तो इन सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है। यू हैव लर्नड हियर फ्रॉम चैप्टर 9 द साइंटिफिक फैक्ट्स रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। आपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में जो कुछ फैक्ट्स हैं वो चैप्टर 9 में पढ़े हैं। ओके, हियर आर मैनी रॉन्ग नोशंस विच यू शुड नाउ बी एबल टू डिस्कार्ड एज इन्फॉर्म्ड एडोलेसेंट्स। आप एडोलेसेंट्स होने के नाते आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बहुत सारे मिथ्स और टैबूज़ हैं जो लड़के और लड़कियों की बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उससे रिलेटेड। सम ऑफ दीज आर गिवन बिलो। कुछ टैबूज़ यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे अ गर्ल बिकम्स प्रेग्नेंट इफ़ शी लुक्स एट बॉयज़ ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। बोला जाता है कि एक लड़की प्रेग्नेंट हो जाएगी अगर वो किसी लड़के को देखती है मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ठीक है, जब उसको पीरियड्स हो रहे होते हैं तब। ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये सब मिथ है। ठीक है, द मदर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेक्स ऑफ हर चाइल्ड। औरत रिस्पॉन्सिबल होती है कि उसके पेट में जो बच्चा है वो मेल होगा या फीमेल होगा उसके लिए। ये भी बिल्कुल गलत है। आपने अभी पढ़ा है कि मेल्स में जो क्रोमोज़ोम होते हैं, जो सेक्स क्रोमोज़ोम होते हैं, वो एक्स और वाई होते हैं, जबकि फीमेल में एक्स और एक्स होते हैं। तो मेल का अगर एक्स क्रोमोज़ोम वाला स्पर्म फीमेल के ओवम को फ्यूज़ करेगा तो फीमेल चाइल्ड डेवलप होगा, और अगर वाई क्रोमोज़ोम वाला स्पर्म ओवम को फ्यूज़ करेगा तो मेल चाइल्ड होगा। तो बताइए, खुद ही सोचिए, स्पर्म पे डिपेंड कर रहा है, यानी मेल्स पे डिपेंड कर रहा है कि जो बच्चा पेट में है वो मेल होगा या फीमेल होगा। ठीक है, अ गर्ल शुड नॉट बी अलाउड टू वर्क इन द किचन ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। एक लड़की को किचन में काम नहीं करना चाहिए मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे। ये सारे मिथ्स हैं। ठीक है, इन टैबूज़ को हमको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। ठीक है, से नो टू ड्रग्स, ड्रग्स से दूर रहें। ठीक है, ड्रग्स को बहुत ज़्यादा हाइप मिली हुई है इस समय। जितने भी नौजवान हैं हमारी एज के लड़के हैं, लड़कियां हैं, वो सब ड्रग्स में, अल्कोहलिज्म में इंडल्ज हैं और बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ड्रग एडिक्शन शुरुआत में तो अच्छा लगता है, लेकिन बाद में उस ड्रग एडिक्शन से इतनी भयंकर एडिक्शन हो जाती है
कि आप उसके बिना ज़िंदा नहीं रह सकते और फिर एंड में आपको सुसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ड्रग एडिक्शन का एंड स्टेज सुसाइड है। तो अगर आपको खुद को मारना है तो ड्रग्स करिए, अदरवाइज़ अगर आपको खुद को ज़िंदा रखना है, अपने घर वालों को खुश रखना है, तो ड्रग से दूर रहिए। ओके, एडोलेसेंस इज़ अ पीरियड ऑफ मच एक्टिविटी इन द बॉडी एंड माइंड विच इज़ अ नॉर्मल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। एडोलेसेंस ऐसा पीरियड है हमारे बॉडी और माइंड का, और एक नॉर्मल पार्ट है हमारी बॉडी का ग्रोइंग का। ओके, एडोलेसेंट पीरियड के टाइम पे हमारी बॉडी ग्रो कर रही होती है। सो डू नॉट फील कन्फ्यूज्ड और इनसिक्योर। कन्फ्यूज या इनसिक्योर फील मत करिए। इफ़ एनी बडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, अगर कोई आपको बोले अरे बहुत अच्छा लगता है ड्रग्स लेके देखो, बिल्कुल उसकी बातों में मत आइएगा। वो बेवकूफ़ बना रहा है, वो आपको लत लगवा रहा है ताकि आप नशे में बर्बाद हो जाओ। ओके, शुरुआत में सारे लड़के और लड़कियां मज़े के लिए करते हैं ड्रग्स, बट बाद में ऐसी आदत पड़ जाती है कि उनको सुसाइड करना पड़ जाता है। ओके, वो उसके बिना रह नहीं पाते। इफ़ एनी बडी सजेस्ट दैट यू विल गेट रिलीफ इफ़ यू टेक सम ड्रग्स, जस्ट से नो, सिर्फ नो बोलिए। अगर डॉक्टर आपको कोई ड्रग दे आपकी पेन के लिए, या सिर्फ तभी आप उसको एक्सेप्ट करिए। ठीक है, ड्रग्स आर एडिक्टिव, ड्रग्स का एडिक्शन हो जाता है। अगर आप एक बार उनको लेते हैं, यू फील लाइक टेकिंग देम अगेन। एक बार आप उनको अगर लेते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम दोबारा लें, लेकिन ये बहुत ही बेकार चीज़ होती है। दे हार्म द बॉडी इन द लॉन्ग रन, वो बॉडी को लंबे समय के लिए बहुत नुकसान पहुंचाते हैं। दे रूइन हेल्थ एंड हैप्पीनेस, वो हेल्थ और हैप्पीनेस को रूइन कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट एड्स विच इज़ कॉज्ड बाई अ डेंजरस वायरस HIV। आपने एड्स के बारे में पढ़ा होगा, जो कि HIV वायरस से होता है। ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम बोलते हैं उसको। ओके, this virus can pass on to a normal person from an infected person by sharing the syringes used for injecting drugs। जिन सिरिंज से, जिन इंजेक्शन से ड्रग्स लिए जाते हैं, उन इंजेक्शन्स को शेयर किया जाता है लड़कों और लड़कियों द्वारा। उस शेयरिंग में कभी कभी एड्स भी हो जाता है। एक बार एड्स हो गया तो आपकी बॉडी ख़त्म। ठीक है, तो ड्रग्स लेने के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट होते हैं। कुल मिलाकर इंसान की लाइफ बर्बाद हो जाती है, मरने की स्टेज पर आ जाता है अगर वो ड्रग्स की तरफ हाथ बढ़ाता है तो। इट कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड टू एन इन्फेंट फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर थ्रू एन मिल्क। जो एड्स वायरस है वो माँ के दूध से बच्चे के अंदर भी जा सकता है। ओके, अगर माँ को एड्स है तो बच्चे को भी हो सकता है अगर वो उसको दूध पिलाती है तो। द वायरस कैन ऑल्सो बी ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ HIV। अगर कोई पर्सन HIV से इन्फेक्टेड है तो उसके थ्रू भी ये एड्स डिजीज़ हो सकती है। एड्स में क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, बॉडी की इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है। अभी हमारी इम्यूनिटी अच्छी है, हमको फीवर आता है कुछ दिन में ठीक हो जाता है, सर्दी जुकाम होता है कुछ दिन में ठीक हो जाता है। ठीक है, पेट दर्द होता है कुछ दिन में ठीक हो जाता है, कुछ इन्फेक्शन होता है वो हमारी बॉडी में ठीक हो जाता है जल्दी, क्योंकि हमारी बॉडी अंदर से कंटिन्यूसली फाइट करती रहती है, इन्फेक्शन से लड़ती रहती है। बट एड्स के केस में क्या होता है, एड्स हमारी बॉडी के इम्यूनिटी वाले सेल्स को ख़त्म कर देता है, हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को ख़त्म कर देता है। ठीक है, तो एक बार अगर किसी को एड्स हो जाता है तो उसकी बॉडी की इम्यूनिटी ख़त्म हो जाती है। उसको छोटा सा सर्दी जुकाम भी है तो वो भी 6-6 महीने चल जाता है। ओके, और उसकी बॉडी पूरी तरह से अंदर से कमज़ोर हो जाती है। ठीक है, और उसको बार बार बीमारियाँ होती हैं, बार बार बीमारियाँ होती हैं, फिर कोई ऐसी बीमारी पकड़ लेती है जो ठीक नहीं होती है और वो मर जाता है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था आज का लेक्चर। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। कुछ ज्ञान की बातें भी थी, कुछ आपकी समझदारी के लिए भी थी। आप लोग भले ही सुन के कुछ बातों में हंसे होगे या मजाक उड़ाए होगे, बट ये सारी की सारी बातें सही हैं और आप लोगों को एज इट इज़ मान लेनी चाहिए। ओके, जो मैंने आपको समझाया उस चीज़ को बोल रहा हूँ। ओके, और इस चैप्टर की रीडिंग आप लोग बच्चों बार बार करते रहिए, जो भी डाउट्स आए मेरे से पूछते रहिए। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर नाउ स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।